हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी 2022 का पेपर 302 डीवी। ठीक है, तो भाई अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आपको पता नहीं होता पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का पैटर्न आता है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी 2022 का पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक मतलब 100 नंबर का पेपर आपका आता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। आप देखते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये बात बताई गई आपको। और 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है करना। तो चलो एक एक प्रश्न करके देखते कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं हम लोग। खंड का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। 4 विकल्प दिए गए, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो देखो इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा आपको ये चीज़ याद रखना है, सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ था। और बात करें किसने किया था, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था शायद आपका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है किस युग में हुआ था, तो आपको बताना क्या है, द्विवेदी युग में। ठीक है, और किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खंड का क्वेश्चन है आपका। पहले आपको पूछी क्या जाती है, आपका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाओं से, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास होता है ना, उनसे। ठीक है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खा नंबर है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन से कवि है। रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी और आपका विद्यानिवास मिश्र। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो देख सकते हो आपको यहाँ पे बताना है किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं, और इस पे आपका वही सारी रचनाएं हैं। देखो सारी रचनाएं, ये वाली भी रचना थी आपकी, ये भी रचना है कि मतलब इस रचना के कवि कौन है। इसमें पूछ लिया गया कि इस रचना का, इस निबंध को किस मतलब कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल का है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो अजातशत्रु किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। ठीक है, इसी टाइप से देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय की रचना है, मतलब अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना, ये आपको याद रखना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना 1 नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये पहले नंबर के क्वेश्चन थे जो कि 1-1 नंबर पे थे। अब दूसरे का देखते हैं। देख सकते हो दूसरे का है, कबीरदास प्रमुख कवि किस काव्य धारा के। निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि कबीरदास, 1 नंबर का क्वेश्चन। देख सकते हो अब यहाँ पे गद्य साहित्य वाले लेखक और कवि थे, यहाँ पे पद्य साहित्य के देखो कबीर, बिहारी, ये सब है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप में किस छंद में रचना की। चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सवैया। तो दोहा छंद में बिहारी नामक कवि ने क्या किया, दोहा में ज्यादातर दोहा छंद में रचनाएं की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। मतलब गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से, घाघरा नदी से। तो गंगा नदी से है नौका विहार। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नौका विहार रचना शायद। ठीक है, तो उस पे उन्होंने पूरा नाव चलाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घ नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर जो है इनमें से हमारे वो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। तो आपको ये गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास आपको बुक में पहले ही पेजों पर दिए रहते हैं। ठीक है, शुरुआत वाले पेजों पे, तो आपको उनको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से। ये दोनों पहला और दूसरा नंबर के थे। ठीक है, अगला है कि आंसू काव्य में प्रधान रस है। ठीक है, मतलब आंसू काव्य जो है उसमें कौन सा रस है जो प्रधान है, जो मतलब ज्यादातर मिलता है। ठीक है, नाम से पता चलता है आंसू तो करुण रस ही होगा। ठीक है, करुण, शांत, वीर, हास्य, करुण रस ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस पे आपसे पूछी जाती है संदर्भ और व्याख्या। पहले गद्य की पूछी जाती है, फिर चौथा नंबर होता है जो उस पे पद्य की पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो गद्य की है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा दिया गया, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, पूरा ये आता है। ठीक है, और आपको ये जो लाइन अंडरलाइन है इसकी व्याख्या लिखनी होती है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताए, आपको इसके पाठ का नाम बताना है, इसके लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है
आपको इस पे केवल पता क्या होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए और ये किस चैप्टर से लिया गया, भाई इतना पता हो तो आपको पूरा। देखो राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, तो यहाँ पे आपको खुद ही लिखा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही मिल जाएंगे, देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन रेखांकित की व्याख्या कीजिए, आपको इसी से तो व्याख्या करनी है, अंडरलाइन की, जहाँ पे रेखांकित है उसकी व्याख्या करनी है। जन का मस्तिष्क क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, बस आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, आप इन वाले क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन है, 10 नंबर मिलेंगे इनमें, इन पांचों के आंसर दे दिए तो 10 नंबर है। या आप ये वाला कर सकते हो, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, ठीक है। तो आप इसके भी आंसर दे सकते हो इन वाले क्वेश्चन के, चाहे इस ये वाले कर लो, बीच में अथवा लगा है, चाहे इसका कर लो। मतलब 2 गद्यांश दिए गए, आप ये वाला गद्यांश कर लो या ये वाला गद्यांश कर लो, मिलने 10 ही नंबर है, ठीक है। इसी टाइप से चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए पद्यांश पर आधारित, अभी तक गद्यांश था, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 10 नंबर पे। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा क्रंदन में आहत विश्व हसा नयनों में दीपक से जलते पलकों की निर्झरणी मछली, शायद ये महादेवी वर्मा का है, ठीक है। अच्छा लिखा है देखो, तो इसको भी आप कर सकते हो, चाहे ये वाला कर लो। इसके भी क्वेश्चन देखो आपको उसी टाइप से लिखे गए, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा गया ना, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया, तो साफ साफ पता चल रहा महादेवी वर्मा ने लिखा है, ठीक है। किससे आहत होकर विश्व हंसा, पलकों में क्या मछली, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। या आप ये वाला कर सकते हो, सावधान मनुष्य, ये आपका अभिनव मनुष्य चैप्टर का है। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू, शिशु है अभी अज्ञान, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर सकते हो, इस पे भी आपको दिए गए। तो 10 नंबर पे चाहे वो वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक है। दोनों में किसी की भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, 10 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5वां नंबर, उस पे क्या आता है, उस पे आपको जीवन परिचय पूछा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, ये 3 लेखक दिए गए, इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द पे लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है, देख सकते हो। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर में आपको इन तीनों लेखक में से किसी का भी आप जीवन परिचय लिख सकते हो। यहाँ पे गद्य के पूछे जाते हैं, फिर 5वें का खा में आपसे पद्य का पूछा जाता है। पद्य के लेखक होते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, तो ये पद्य वाले हैं। इनमें से भी एक कवि का आपको लिखना है 5 नंबर का, और इनमें से भी आपको एक लेखक का। देखो गद्य वाले में लेखक लिखा हुआ है और पद्य वाले में कवि, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इन तीनों में से एक का लिखना है, इन तीनों से भी एक का लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका 5वें नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 5-5 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 6वां, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु एक का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। मतलब बहादुर कहानी या ध्रुव यात्रा कहानी का आपको सार लिखना है, मतलब उस कहानी में क्या बताया गया उसको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये 6वां। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, ठीक है। 5 नंबर का है, आपको इनमें से जिस खंड काव्य को आपको कॉलेज में पढ़ाया गया, स्कूल में जिस कॉलेज मतलब आपको जिस खंड काव्य के, चाहे श्रवण कुमार वाला पढ़ाया गया, रश्मिरथी खंड काव्य, यहाँ तो रश्मिरथी चलता है, ठीक है। तो मतलब जिस खंड काव्य में आपको पढ़ाया गया, मुक्त यज्ञ है आपका, सत्य की जीत खंड काव्य है, तो जो खंड काव्य आपको स्कूल में पढ़ाया गया हो उसी खंड काव्य के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। रश्मिरथी का पढ़ाया गया तो रश्मिरथी के बारे में लिख सकते हो, देख सकते हो। अगर रश्मिरथी पढ़ाना है तो आपको केवल इतने पे ध्यान देना है कि रश्मिरथी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र का चित्रण दीजिए। आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला कर लो, करना है कि मतलब ये जो इतने सारे दिए गए हैं, इतने ये यहाँ तक वी नंबर VI तक आपको करना है। इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन, चाहिए करो चाहिए करो चाहिए करो चाहिए करो, चाहे जो करो, जो आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है। तो ये था 7वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का। आगे देखते हैं 8वें आप खंड खा है आपका कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत का अनुवाद लिखना है, 7 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, देख लो 7 नंबर मिल रहा है इसमें। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, 10 से गद्य पद्य चा लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माँ, जो लिखा हो, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो अच्छे से। तो संस्कृत है थोड़ा, 7 नंबर का ये, मतलब इसमें कह रहा है एक का मतलब 2 दिए गए होंगे, अथवा लगा है ना, देखो यहाँ पे, या आप इसका लिख सकते हो महामनस्विना, ये आपका महामना मालवीय वाले चैप्टर का है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। महामना मालवीय का जन्म
प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। ठीक है, तो आपको अर्थ लिखना है, तो आप खुद लिखना। ठीक है, चाहे ये वाला कर सकते हो, 8वीं के काफी अथवा लगा हुआ है, चाहे ये वाला कर लो। ठीक है, इसी प्रकार से खा नंबर है आपका, ये पद्य का है, न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चाभारकारी। मतलब कि विद्या को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना भाई के साथ उसे बांटा जा सकता है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। ना उसे मतलब जितना व्यय करोगे, देखो व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, मतलब जितना व्यय करोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मतलब विद्या का धन ऐसा है जो सभी धनों में प्रधान है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आप 7 नंबर का है, चाहे ये वाला कर लो, चाहे नीचे सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। मतलब सुख का चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या को चाहने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, मतलब सुख के अर्थी को जो सुख चाहता हो उसे विद्या छोड़नी पड़ती है, और जो विद्या का अर्थी है जिसे विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग करना पड़ता है। तो भैया 7 नंबर का है, चाहिए कर लो, चाहिए कर लो। ठीक है, अगला देखो 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको 3 नंबर पे इसको बताना है। अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर भरना, हाथ पीले करना, मतलब शादी करना। ठीक है, इसको समझ गए होंगे, मुंह फुलाना। ठीक है, तो 9 नंबर मतलब इसमें से आपको किसी एक का लिखना है। 4 दिए गए हैं, कह रहा है मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले उसका, जैसे हाथ पीले करना, शादी करना, शादी करना इसका अर्थ हो गया, और उसका फिर अर्थ लिखने के बाद क्या करना, वाक्य प्रयोग करना, मतलब एक वाक्य लिखना है पूरा कि उसकी शादी हो गई। ठीक है, पूरा 2 नंबर पे। ठीक है, और उस पर आपको हाथ पीले करना ही प्रयोग करना है। ठीक है, कि मान लो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप 10वें का देखो, का नंबर पे है आपका, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर, एक करना इनमें से। इसी टाइप से निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलिया कहाँ है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलिया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो, संधि विच्छेद करना है। अगला तथोति का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका आपका ये तथाई प्लस यही वाला होगा शायद, तथाई प्लस ती, हाँ यही होना चाहिए वैसे। ठीक है, अगला देखो नायिका का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका तो नय प्लस अका होगा। ठीक है, ये वाला होना चाहिए, नय प्लस अका। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हो इसका संधि विच्छेद करना था। खा नंबर देखो, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए। सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति मतलब आत्मनि में, तो आत्मनि में आपको तो ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ना किसी को नहीं पेपर में। ठीक है, आत्मनि आपका इधर होता है बहुवचन पे, सप्तमी विभक्ति पे, फिर बाद में वही आपका आत्मा नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो आत्मा शब्द के हैं आत्मनि, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अगला देखो नामसु शब्द में विभक्ति और वचन लिखे, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन था आत्मनि। ठीक है, एक वचन था, और नामसु जो होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो इसको 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये था, ये भी 1 नंबर का था। ठीक है, अब 11 नंबर देखो, अविराम और अभिराम के अर्थ आपको बताने। शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनिए, लगातार और रुचिकर, बिना रोक और सुंदर, सुंदर और आकर्षक, आकर्षक और सुंदर। ठीक है, तो ये बताना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो स्वर्ण और सवर्ण का, स्वर्ण में तो सोना होता है और सवर्ण में होता है उच्च जाति। ठीक है, सवर्ण मतलब किस सवर्ण के होता है, वो चीज उच्च जाति होता है। ठीक है, तो इसका भी आपको मतलब सही अर्थ बताना है, इसका सोना और उच्च जाति होगा। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है भैया। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अर्क का लिख सकते हो, काल का लिख सकते हो, कर्ण का, मतलब 2 अर्थ लिखने इनके, तो आपको जो आता है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसी टाइप से 2 नंबर का ये था। गा नंबर देखो, कह रहा निम्नलिखित वाक्यांशों के शब्द का सही चयन करके लिखिए। जो जीता ना जा सके अजय, जिसको नहीं जीत सकते अजय कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला पद प्रदर्शक, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको बताने होते हैं। आसान होता है पेपर हिंदी का, बस लेकिन पढ़ के सब जाना, कुछ छोड़ना नहीं है पेपर में। ठीक है, आसान समझ के ना जाना, मतलब टाइम उतना ही देना, 1 घंटा पढ़ना है रोज इसको, तभी इसका भी पेपर क्लियर कर पाओगे। ये नहीं सोचो कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको ना छोड़ना। ठीक है, ये 100 नंबर दिलाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो 70 ही दिलाएंगे। अगला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 2 नंबर का है। अगला 12 नंबर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर देख लेना। 2 नंबर का वीर रस और श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, इस पे सॉलिड नंबर मिलते हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार लिखिए। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद, 2-2 नंबर के हैं सब भैया। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से अगला है सफाई व्यवस्था है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना है आपको 6 नंबर पे। या अथवा लगे अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निवारण है तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो 6 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक की भाषा शैली
में निबंध लिखिए। भारतीय किसानों की समस्याओं समाधान, जीवन के खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। 9 नंबर का है, आपको लिखना है, ठीक है। जीवन वो लिखना है, क्या नाम, निबंध, निबंध लिखना है, ठीक है। तो देख सकते हो 100 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 100 नंबर का पेपर था, एकदम आसानी से 100 नंबर हमें मिल गए। तो भाई पढ़ना अच्छे से, हिंदी को भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये 100 नंबर दिलाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।